गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अभिप्रेरणा विकसित करने की कुछ विधियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर हम किस किस तरीके से अभिप्रेरणा को विकसित कर सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। कहने का मतलब है कि हम कैसे अभिप्रेरणा को विकसित करेंगे। अब नेक्स्ट है, इसको हम मेरा थीम यही है कि हम अभिप्रेरणा विकसित करना है और कैसे क्या क्या करें कि अभिप्रेरणा विकसित हो। तो पहला है आपके सिलेबस में रुचि उत्पन्न करना, और इसके पहले फ्रेंडसन ने क्या कहे हैं कि प्रभावी अधिगम प्रभावशाली अभिप्रेरणा पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जितनी अच्छी अभिप्रेरणा होगी उतना बेहतर सीखना होगा। यानी हम जितने अच्छे तरीके से बच्चों को मोटिवेट करेंगे, जितने अच्छे तरीके से बच्चों को अभिप्रेरित करेंगे, उतना अच्छा तरीके से बच्चे सीखेंगे। कौन कहा है? फ्रेंडसन कहा है। फ्रेंडसन ने कहा है कि जितना अच्छा तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे उतना अच्छा तरीके से बच्चे सीखेंगे। ठीक, अब आपके सिलेबस के आधार पर इसमें है अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए आपके रुचि। पहला टॉपिक है रुचि और रुचि। अगर कोई बच्चे को अभिप्रेरणा विकसित करना है तो सबसे पहले प्रथम स्टेज के लिए आना होगा कि उसमें रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा। उसकी आवश्यकता को बताना पड़ेगा, उसमें रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा कि ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट। देखिए, कोई टीचर जब होता है तो हम या कोई भी टॉपिक है, जब कोई पढ़ाते हैं, अगर टीचर यह कह देते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, तो आप तुरंत सेंस ऑर्गन आपका बहुत एक्टिव हो जाता है। हाँ, दिमाग भी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसको नोट्स करो। तो क्या कर रही हो? वो टीचर क्या कर रहा है? आपको मोटिवेट कर रहा है, अभिप्रेरित कर रहा है, आपकी रुचि को जागृत करा रहा है कि आपको सीखने में आपको रुचि लगे। आपको जो भी विषय हो, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, जो भी विषय हो, आप उसमें रुचि ले रहे हैं। लेकिन ये रुचि हमारी जन्मजात नहीं है, इसको हम उत्पन्न करा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे आर्ट में हमारा एकदम रुचि नहीं, पेंटिंग करना एकदम रुचि नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब देखेंगे, इसकी वैल्यू को देखेंगे, तब हम उसको हमारे अंदर रुचि उत्पन्न हो जाएंगी। क्या प्राइमरी के टीचर की बात करते हैं, पहले के समय में रुचि नहीं थी प्राइमरी टीचर का, लेकिन देख रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी हो गई है कि सबका ऑटोमेटिक रुचि उत्पन्न हो जा रहा है। किसी की रुचि जन्मजात नहीं है। कौन प्राइमरी के टीचर बनने चाह रहा है? पहले कौन बनना चाह रहा था? कोई नहीं बनना चाह रहा था। लेकिन अब पहले भैया एक सीट का कन्फर्म करो, पहले एक रिजर्व कर लो, 40-50 हज़ार रुपये आए, अब उसके बाद मैं IAS बनूंगा। ये रुचि है, ये उत्पन्न किया गया है। ये बेरोजगारी से मारे हुए हैं जो कि MCA करने के बाद, PhD करने के बाद, MCOM करने के बाद, जो अच्छे प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद ये आ रहे हैं यहाँ BTC करने। सोचो, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट में है जो कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, MCA बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक MCA है, MBA है, MSc है, PhD है, जो करने के बाद आ रहे हैं BTC का ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों? उसमें अंदर रुचि उत्पन्न हुआ है। कोई कहा होगा भैया पहले PhD कर रहे हो, कंप्लीट हुआ, पहले तुम प्राइमरी का टीचर बनो, उसके लिए जागृत, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को पहले सिक्योर करो। उसके बाद आते हैं PhD करने के बाद आपको BTC या B.Ed में एडमिशन लेंगे, उसके बाद वही प्रक्रिया करेंगे जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक, इसमें देखो लिखा क्या है, रुचि से बढ़कर कुछ नहीं है तथा इसके अभाव में शिक्षक को प्रयास विफल हो जाता है। यही है, एक शिक्षक को पहले जो भी टॉपिक पढ़ाना है तो बच्चे को आए या ना आए इससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, बल्कि यह इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को इसका इम्पोर्टेंस समझाओ। जिससे हमने हर बार कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ो, हर बार पढ़ो, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो, हर सेमेस्टर में पढ़ो। क्यों? क्योंकि यही आपको आगे तक ले जाएगा और रियल में ले जाता है। इसलिए हम बच्चे इसको रुचि लगाकर पढ़ते हैं और मोटिवेट होते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो फेल भी होंगे। 4 बार 5 बार में CTET क्लियर करेंगे तो सुपर टेट तो पूछो, वो तो वही जाने। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आया, रुचि उत्पन्न और अरुचि उत्पन्न करना। अगर अरुचि है, व्यक्ति के पर्सन के अंदर रुचि नहीं है, अरुचि है, तो कदापि सफल नहीं हो सकता है। शिक्षक को चाहे जो उसके अंदर अरुचि है, इंटरेस्ट जो नहीं हो, उसको इंटरेस्ट उसमें लाएं, रुचि उसमें लाएं।
अब बस खुद सोचो, आपके क्लास में ही बहुत सारे हैं जो पीएचडी होंगे, क्या उसको कभी लाइफ में सोचा था कि हम पीएचडी एग्रीकल्चर से पीएचडी करने के बाद या एमसीए से पीएचडी करने के बाद हम बीटीसी करें? अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब समाज की थपेड़ लगी, बेरोजगारी की मोहर लगने लगा, तब बीटीसी में आया, भैया भैया पहले एक सीट कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 70,000, 72,000, 75,000, 80,000, लाखों में सीटें आती हैं, वैकेंसी आती हैं। तो उसमें रुचि आ गई, हाँ भैया 1 लाख आएगा तो एक सीट तो मेरा हो ही सकता है, मैं इतना भी गैला नहीं हूँ। तब उसमें रुचि उत्पन्न होता है। उसके बाद आके आप बीएड डीएलएड जो भी अपना करता है। अब बुरा लगेगा इसमें क्या, हमें तो पता रहे रुचि उत्पन्न कैसे हो सकती है। रुचि हमारी जन्मजात नहीं है भैया, हमको क्रिकेट ही बनना है, क्रिकेट में मेरा रुचि है, वो तो समाज के थ्रू मुझे रुचि उत्पन्न करा दिया गया है। अभी हरियाणा के मिलने चले जाओ तो खेल में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, बिहार में चले जाओ तो ISPCS या रेलवे से संबंधित ज़्यादातर जानकारी मिलने लगती है, पंजाब में जाओ वगैरह वगैरह, हर सेक्टर का अलग अलग संस्कृति है, उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होने लगती है। और रुचि क्या, हमारी परिस्थिति हमारी रुचि उत्पन्न करा देती है। पीएचडी करने के बाद कोई आए प्राइमरी के टीचर बनने, वे कौन सी रुचि है, वो परिस्थिति उनको बना दी है उसी। बीटेक एमटेक करने के बाद बीटीसी, एक लेवल है, ये रुचि परिस्थिति बनाई है उसको इसलिए बेबस है। तो शिक्षक को ऐसे चाहिए कि पहले जो भी है उसका स्टूडेंट है, उसको सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें टॉपिक को और उसके इम्पोर्टेंट को समझाया जाए। हम ये कदापि नहीं कर रहे हैं कि पीएचडी करने के बाद अब बीटीसी क्यों कर रहे हैं या एमटेक करने के बाद बीटीसी क्यों कर रहे हैं। हमें समझाने की एक प्रक्रिया है, वो थपेड़ लगी है बेरोजगारी की। ठीक, नेक्स्ट आगे, सफलता असफलता। सफलता असफलता का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी खेल में या किसी भी कार्य में, तो उस कार्य में वो सफलता बार बार उसका होता जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, उसको मोटिवेट होता जाएगा। वह उसके सफलता उसको मतलब उसका खुद चरण चूमेगी। और जो व्यक्ति असफल होता जाएगा उसमें बार बार असफल होता जाएगा, वो मोटिवेट नहीं होगा, उसमें डिमोटिवेट हो जाएगा, टूट जाएगा, भागेगा वहाँ से, मनोबल उसका टूट जाएगा। और जो सफल व्यक्ति होता जाएगा तो उसके सारे कुछ उसके चरण चूमेगी सफलता। वो कार्य करने के लिए उसको एक अंदर से पॉजिटिवनेस आएगा, वो सफल भी होगा। जो असफल हो रहा है कार्य करने के प्रति उसका नेगेटिव आएगा, उसको मन में पहले आएगा भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम पिछली बार ये नहीं हो पाया था, नहीं हो पाएगा, हमसे मैं से बहुत डर लगता है, साइकोलॉजी बहुत डर लगता है, हम नहीं हो पाएगा। तो शिक्षक को क्या चाहिए, सफलता करने के लिए उसको ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चन ऐसा बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दो या फिर ऐसे ही पेपर बना दो कि पहले क्वेश्चन ही कठिन से कठिन आ जाए। 10 क्वेश्चन आप एग्जाम में करने जाओगे, 10 क्वेश्चन अगर लगातार आपको नहीं आता है तो आप तो गए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। अगर 5 क्वेश्चन लगातार सही हो गया, आप पूछो मत आपका उस समय क्या कंडीशन होगा, बिंदास मेरे तो सब कुछ आ रहा है, आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा सही है। तो यहाँ पर है सफलता असफलता का मतलब। इसमें लिखा क्या है, जीवन एक संघर्ष है, हर प्राणी को सफलता असफलता का जीवन दोनों में प्राप्त होते रहते, जीवन में सफलता असफलता दोनों प्राप्त होती रहती है। सफलता मिलने पर व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन बार बार असफल होने पर वह उसका मनोबल टूट जाता है। यही बात है मैंने जो जस्ट बताया। प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपटीशन। इसमें लिखा क्या है, पाठ आगामी क्रियाओं में प्रतियोगिता प्रेरणा का एक विशिष्ट साधन है। विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा प्रदान कर सकता है। कंपटीशन, ऐसे तो सामान्य रूप में कंपटीशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यसागामी को करिकुलम एक्टिविटी, इसके थ्रू को करिकुलम एक्टिविटी का मतलब है जो खेल कूद मेहंदी प्रतियोगिता, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बहुत सारे करिकुलम में आते हैं को करिकुलम में। उसमें क्या कर बच्चों में एक ग्रुप बनाया जाए और वह ग्रुप हर बार चेंज होना चाहिए। एक ही ग्रुप नहीं कि क्रिकेट जैसे है, क्रिकेट है 2 ग्रुप बन गया है, एक 11 का ग्रुप इधर है, 11 का ग्रुप इधर है। आज का क्रिकेट ये हुआ तो 11 में
में 1% तो हारेगा, 1% जीतेगा। तो ये जो हारेगा उसका तो मनोबल टूट गया, और जो जीता उसका मनोबल हाई हो गया। अगले दिन वही टीम अगर रहेगी तब तो समस्या है, अब चेंज करो। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि वो मेरे ग्रुप का है, वो ए ग्रुप का है या बी ग्रुप का है। हर रोज चेंज होना चाहिए। कौन हारा कौन जीता इससे मतलब नहीं है। और अध्यापक को जो हारा है उसका ज़्यादा सहानुभूति होना चाहिए, उसका ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। जो जीता है वो तो आप में ही मोटिवेट है, जो हारा है उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। हारा है, गलत काम किया है, फिर भी आप उसको कहेंगे क्या, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे से खेले हो। हार जीत तो लगी रहती है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको हम लोग करते रहते हैं, और ऐसे प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन करा करके दोनों ग्रुप को हमको मोटिवेट करना है। क्लास में टेस्ट होता है, बच्चे फेल भी होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टीचर लोग क्या करते हैं, फेल हो रहे हो, मोटिवेट करते हैं उसको कि तुम अच्छा खासा सब लिखे हो। उसकी गलतियों को पकड़ते हैं, उसको खुद उसको बताते हैं यहाँ पर तुम गलती किए हो, क्यों, क्योंकि आगे चल कर वो कमी ना करे। ठीक, उसको मोटिवेट करते हैं कि ऐसा गलती मत करना दोबारा। तो इस तरह से उसको सलाह देते हैं, सिखाते हैं, मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य वही है, और जस्ट अभी पीछे पढ़ा। ऐसे अनेक सारे व्यक्ति हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, बल्कि वे समूह में रह कर के कार्य करना सीख जाते हैं और वे सहज अनुभव करते हैं। वो अन्य व्यक्तियों या सदस्यों के कार्य को देखकर प्रेरित होते हैं। जैसे बहुत सारा खेल होता है, खेल गायन होता है, बहुत सारे हैं पर्सन, दो स्टूडेंट है, खेल फुटबॉल है, क्रिकेट है, नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप में सबको कंपटीशन में भाग लेना है। तो क्या उसको धीरे धीरे 1 2 बार 3 बार करते 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 उसको अच्छा लगने लगते हैं, अच्छा लगने लगेगा, वो भी करना सीख जाएगा, क्रिकेट खेलना सीख जाएगा, कबड्डी खेलना सीख जाएगा, फुटबॉल खेलना सीख जाएगा। कुछ भी को करिकुलम एक्टिविटी है, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी है जो कि सामूहिक रूप से वह कार्य करना सीख जाता है। व्यक्तिगत रूप से उतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। अब जैसे कि एक ग्रुप में कोई कमज़ोर व्यक्ति है, अगर वो एक ग्रुप में है तो उसके सहपाठियों के साथ तो हाँ में हाँ करते 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 कुछ न कुछ जिम्मेदारी वो खुद निभाएगा, तो वह कार्य करना सीख जाएगा। वो मोटिवेट होगा कि मेरा ग्रुप जीता है, मैं भी जीता हूँ, भले उसका कोई योगदान ना हो, लेकिन उसका ग्रुप जीता है, वह खुद जीता है। ठीक, सामूहिक कार्य के लिए बच्चे क्या होते हैं, वे एक कार्य करना स्टार्ट करते हैं, समूह में कार्य करते हैं, तो उसकी खुद की गलती नहीं समझ में आती है, उस समूह की गलती होती है। तो समूह की गलती 1% की नहीं होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सामूहिक रूप से जो सीखा जाता है। समूह में आप कोई बात करते हैं, समूह में एक इंडिविजुअल किसी को नहीं कहा जाता है आप लोग बहुत गलत हो। तो एक लड़का कहा कि मैं तो सही हूँ, भैया आपको कहाँ कहा मैं, आप लोगों के, अब सभी लोगों का है, 1% किसमें नहीं आते हैं। तो इसलिए इसमें सभी लोग अच्छा भी है और बुरा भी होते हैं। अच्छा होते हैं तो उसको हम लोग टीचर लोग क्या है, अच्छा है तो अच्छा कोई, लेकिन बुरा है तो उसको इनडायरेक्टली रूप में उसको सचेत करते हैं, और किसी को उसको पता भी नहीं चलता है कि हाँ हमको डांटा गया है या फटकारा गया है या कुछ कहा गया है, उसको सिर्फ मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट, निंदा प्रशंसा। निंदा प्रशंसा का मतलब क्या है, वही कार्य अच्छा कर रहा है तो प्रशंसा कर लेते हैं, अब वो कार्य और अच्छा सा करेगा। गलत काम कर रहा है तो निंदा करते हैं, तो वो गलत हो जाता है, नहीं कार्य करना चाहेगा। अब तो हम टीचर को गलत कार्य करे तो भी उसको दूसरे वे में उसको डांटना है। कैसे, अगर कोई कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसका नाम नहीं लेना है, अन्य पर्सन का नाम लेकर के, एक ऐसा था पर्सन, ऐसा परिस्थिति मेरे समाज में होता था कि वह चोर था वगैरह वगैरह काम करके, हम उसी पर्सन का जो क्लास में उसी को कह रहे हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट ना करके हम थर्ड पर्सन के थ्रू उसको कहानी के रूप में उसको बता रहे हैं, वो सीखेगा, हाँ अपने आप को वहाँ पर रखेगा। तो उसकी प्रशंसा या निंदा करके हम उसको मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसमें लिखा क्या है, इस प्रविधि में अच्छे कार्य के लिए छात्रों को प्रशंसा करनी, बुरे कार्य के लिए उसकी निंदा करनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति का उदाहरण देकर के करना चाहिए। ये तो जस्ट मैंने बताया, प्रत्यक्ष रूप से किसी को नहीं डांटना है, अप्रत्यक्ष यानी थर्ड पर्सन के रूप में उसको कहना है। नेक्स्ट, पुरस्कार व दंड। इसमें क्या है, पुरस्कार व दंड। देखिए एक चीज़, पुरस्कार व दंड आपके सिलेबस में है, इसमें देखिए लिखा क्या है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रमुख विधियां है, पुरस्कार प्रमुख विधियां है, बहुत अच्छा माना जाता है पुरस्कार। इस प्रविधि के अनुसार बच्चे के कार्य
के लिए छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए और गलत कार्य के लिए उसे दंड देना चाहिए। अब आपके मन में आता होगा कि पुरस्कार से तो सही है, पुरस्कार से तो प्रेरणा मिलती है, दंड से कौन प्रेरणा मिलती है? आपको लाठी चार्ज नहीं करना है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है। पुरस्कार का मतलब तो समझ में आ गया, भैया आप अच्छा काम किए, मैं आपको एक पेन दूंगा, मैं आपको एक डायरी दूंगा, मैं आपको टॉफी दूंगा, मैं आपको कुछ भी, बहुत सारा वस्तु है मैं दूंगा। लेकिन दंड के रूप में क्या होता है? वहाँ पर दंड के रूप में होता है कि अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो मैं आपको टॉफी नहीं दूंगा। जब टॉफी नहीं दूंगा तो उसके लिए एक दंड है। जो पर्सन 50 नंबर का टेस्ट लिया मैं साइंस का, जो पर्सन 17 नंबर पा गया उसको मैं एक एक टॉफी दूंगा, और जो 17 से कम पाएगा उसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो क्या है? कुछ भी नहीं दूंगा एक दंड है। समझ में आ रहा है? हटा लिया जाता है। तो इसको हम आगे बहुत अच्छे से जब पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। हटा लिया जाता है। या फिर दंड क्या है? दंड एक ऐसा नहीं कि लाठी चार्ज किया जाता है, छड़ी से मारा जाता है, गाली दिया जाता है, बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है। ये सब दंड के रूप में नहीं आते हैं। दंड का मतलब होता है कि आपको वह चीज़ से वंचित कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि हाँ 17 नंबर से नीचे जो पाएगा मैं उसको टॉफी नहीं दूंगा, उसका नाम नहीं मैं नहीं लूँगा, तो उसको उस चीज़ से वंचित किया जाता है, उस कार्य में उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। ये सब दंड के रूप में आता है। एक एग्जाम्पल के रूप में, धूप से बचने के लिए मैं चश्मा का प्रयोग किया। चश्मा मेरे लिए क्या है? दंड है। चश्मा लगाओ भैया, धूप से बचोगे। ठंडी से बचने के लिए मैं हीटर का यूज कर रहा हूँ। ये क्या है? दंड का है। कौन सा पुनर्बलन? दंड का है, नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका ध्यान है। ध्यान, ठीक है। जो ध्यान, इसमें लिखा क्या है? शिक्षण कार्य हो या फिर अन्य कोई कार्य, ध्यान की अति आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक शिक्षण कार्य में सहभागी नहीं लेगा तो वह निश्चय ही असफल होगा, सफल नहीं हो पाएगा। यही कोई टॉपिक है, अगर ध्यानपूर्वक आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सेंस ऑर्गन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उतना से ज़्यादा उतना सेंस ऑर्गन का प्रयोग करेंगे ही, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन का प्रयोग करेंगे। एडगर डेल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंस ऑर्गन का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायी होगा मेरा अधिगम। ठीक। तो जितना से ज़्यादा सेंस ऑर्गन का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा अधिगम अस्थायी होगा। एडगर डेल का है। एडगर डेल का इस पर एक सिद्धांत बनाया है, उसको आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक, लेकिन याद हमने इस पर चर्चा कर लिया है। ठीक है। यहाँ ध्यान लगा करके अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है या किसी कार्य को कर रहा है तो वह ज़्यादा जल्दी से और बहुत आसानी से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, जिससे कि वह मोटिवेट होता है। ठीक। समझ में अगर किसी आपको एक बार में कोई टॉपिक समझ में आ जाता है तो खुद से आप मोटिवेट होते हैं, मुझे एक बार में समझ में आ गया, मेरे बगल वाले को अभी तक नहीं समझा, चलो मैं समझा देता हूँ। आप एक हीरो, मतलब क्या अच्छा पॉजिटिव आता है अंदर से। खेल, नेक्स्ट टॉपिक आपका खेल। खेल क्या है? एक सामूहिक क्रिया है, सामूहिक क्रियाकलाप होता है। खेल एक सामाजिक भावना विकसित करने के लिए खेल क्रिया किया जाता है। अब दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, अगर उसमें खेल के थ्रू उस झगड़ा को समाप्त किया जा सकता है। दो व्यक्तियों के बीच में अगर मतभेद है तो उन दोनों के एक में रखो, टीम को जिताने के लिए वो दोनों आपस में बात करेंगे। एक सामूहिक भावना, सहयोग की भावना विकसित किया जाता है खेल के थ्रू। देखिए इसमें लिखा क्या है? शिक्षण कार्य में खेल तथा खेल संबंधित गतिविधियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहयोग की भावना खेल के द्वारा ही उत्पन्न होती है और खेल में विद्यार्थियों के एक दूसरे से सहयोग करने की स्वतंत्रता होती है। यही बात मैंने कहा, सहयोग हो,
सहयोग की भावना उत्पन्न होता है खेल के। अपने टीम को कौन हराना चाहेगा? दो लोग अगर बात नहीं करेंगे तो टीम हारेगी, तो अपनी टीम को जिताने के लिए दोनों लोग बात करेंगे, अपनी टीम को अपनी रणनीति समझाएंगे एक दूसरे से। तो खेल के थ्रू आपको मोटिवेट होगा, तब वो मोटिवेट होकर के किसी कार्य को करेंगे। अगर जीते रहे हैं तो मोटिवेट होकर के किसी कार्य को करेंगे, खेल के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक कार्यक्रम। सामाजिक कार्यक्रम भी क्या है? इसमें लिखा क्या है? विद्यार्थी का सामाजिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही शब्द में कहा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिकता की भावना का विकसित करना होता है। अतः विद्यार्थी को सामाजिक कार्यक्रम में सहभागी होना अत्यंत आवश्यक होता है। सही बात है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक समाज का निर्माण करें, एक शिक्षित समाज का निर्माण करें जो कि एक भावना रूप से जुड़े हो, भावनात्मक रूप से जुड़े हो। और वो शिक्षित समाज एक दूसरे से जुड़ने के लिए अगर किसी को समस्या आ रही है तो एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सहभागी रूप से जुड़े होते हैं। और एक जुड़े होते हैं तो किसी की समस्या का समाधान वो सब मिलजुल करके कार्य करते हैं, जिसके वो उसको मोटिवेट होते हैं कि कार्य करने के लिए। हमारे समाज में कोई गलत काम ना हो, ये मेरे समाज का है, हम इसके सपोर्ट करेंगे, और मेरे समाज का नहीं है, इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सामाजिकता की भावना विकसित करना होता है। ठीक। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। अब कक्षा का वातावरण का मतलब ये है कि कक्षा का वातावरण अगर अच्छा सा होगा तो प्रेरित होंगे बच्चे। अब हम अपने यहाँ क्लास में देखेंगे तो कितना कक्षा का वातावरण अच्छा है या बुरा है, ये उस पर्सन पर डिपेंड करेगा। जो पहली बार आया था तो वहाँ का कक्षा का वातावरण उसको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के वातावरण से एडाप्ट हो गया और उसके प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छा कक्षा का वातावरण अच्छा होगा तो उसके प्रति आनंददायक होगा सीखने में। अब से दीवार पर हमको पोस्टर है महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, टैगोर का, अरस्तु का वगैरह बहुत सारा है, आइंस्टीन का, बहुत सारा हम दीवार पर लगा देते हैं और बहुत सारा कोटेशन लिख देते हैं, उसमें बच्चे पढ़ते हैं और उसके प्रति मोटिवेट होते हैं। कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है, जिसके कारण से वो कक्षा का वातावरण, क्लास का वातावरण बहुत अच्छा, विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा होता है। और जैसा वातावरण होगा विद्यालय का वातावरण जैसा रहेगा उसी हिसाब से उसके बच्चे होंगे। इस परिवार का जैसा वातावरण होगा उसी परिवार का बच्चे उस हिसाब से होंगे। तो इसी तरह से विद्यालय हमारा एक क्या है, लघु समाज है। ठीक। इसमें लिखा क्या है? कक्षा का वातावरण भी स्वयं में एक अच्छा अभिप्रेरक है। कक्षा का वातावरण छात्रों के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शिक्षक के अच्छे व्यवहार से कक्षा का वातावरण प्रेरणादायक और आनंदमय होता है। शिक्षक पर डिपेंड करेगा। वो यहाँ पर भी कहने का मतलब शिक्षक का होता है, शिक्षक का ही नहीं, पूरे मतलब कॉलेज का, पूरे संस्था का, पूरे कर्मचारी का व्यवहार एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। एक कक्षा का, एक विद्यालय पर सबका एक व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पॉजिटिव अगर वातावरण है तो सीखने के लिए बहुत अच्छे से है। क्यों कोई कॉलेज बहुत फेमस हो जाता है? यही कारण है। अच्छा व्यवहार, अच्छा रिजल्ट, सब कुछ अच्छा चाहिए तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, अब मोटिवेट होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। जैसे संस्था एक BHU है, GNU है, तो यहाँ पर सब बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर मेरा एडमिशन होना चाहिए, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा, वहाँ के स्टाफ से मैं पढ़ना चाहूँगा। तो बहुत सारे ऐसे ही हैं। ठीक। नेक्स्ट है विद्यालय के संदर्भ में समुदाय की सक्रियता, भागीदारी। इसको हम अगर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।